स्टार्ट कर डिस्कशन। सब ठीक ठाक है, सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया है अच्छे से। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। सबको जय हिंद, राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी देख रहे हो। सबसे पहले तो पैराग्राफ है भाई, पैराग्राफ है तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, पैराग्राफ है तो अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं। द टर्म पेरेनियल मीन्स, अब जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसके लिए तो पैराग्राफ में जाने की जरूरत ही नहीं है ना। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, मीनिंग का क्वेश्चन हो गया ये, मीनिंग वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन हो गया, तो पैराग्राफ में जाए ना जाए ये क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएगा अगर वर्ड मीनिंग पता है। और वर्ड मीनिंग अगर नहीं पता तो पैराग्राफ से जाने के बाद भी नहीं पता चलेगा। वर्ड मीनिंग की तो यही कहानी होती है। तो पेरेनियल का मतलब था सालों भर रहने वाला, तो फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर क्या हो जाएगा ये 3, सालों भर रहने वाला। जो नदी सालों भर बहती है उसको क्या कहते हैं, पेरेनियल, सदा नीरा। सदा नीरा ज्योग्राफी में इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे ही बन जाना था। How has our country suffered since olden times, कि पुराने समय से हमारा देश कैसे जो है, ओल्डन ओल्डन टाइम का मतलब तो पुराने समय से। It has suffered due to the जमींदारी, it has suffered from heavy rains or severe droughts, it has suffered under the British rule, it has suffered due to the caste system. How has our country suffered in olden times, हमारे कंट्री जो है पुराने समय से कैसे, पुराने ओल्डन डेज, तो पुराने डेज की बात करें तो अगर नेचर की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन हो सकता है, सेकंड और फोर्थ, ये दोनों बातें हो सकती है, सेकंड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। इसलिए हमको जाकर पैराग्राफ में रखें, क्योंकि ओल्डन डेज की बात, ब्रिटिश तो भी नए नए 200-300 साल पहले की बात है, जमींदारी भी अभी नई प्रथा है, बहुत पुरानी प्रथा नहीं थी। तो इसका मतलब ये जो है सेकंड और फोर्थ जो है ये दोनों पॉसिबल है। तो पैराग्राफ में जाकर ही पता चलेगा क्या है कि क्या दिक्कत है। अब इस दोनों में अगर हम बात करें तो पैराग्राफ का जो थीम है उसके हिसाब चलेगा। फोर्थ भी तो सही वैसे है, पैराग्राफ किस पर हूं। अब कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ, व्हाई वर द पीपल अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए। एब्सेंस ऑफ विल पावर, दे वर इंडिफरेंट टू द प्रॉब्लम, दे लैक्ड नॉलेज एंड द मींस टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन रिकट फ्रांस। अब देखिए इस क्वेश्चन से पता चल रहा है, इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये कास्ट वाली बात नहीं कर रहा है। कास्ट वाली सिस्टम वाली बात होती तो ये सब चीजें नहीं आती। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है इसकी, इट हैज सफर्ड फ्रॉम हेवी रेन्स और सीवियर ड्रॉट, क्योंकि इसमें अगर मान लो कि बहुत बारिश होती है तो हम विल पावर से या फिर प्लानिंग करके या फाइनेंस वगैरह कर से, इन सब से हम क्या करते हैं, इसको अच्छा मैनेजमेंट करके झेल सकते हैं कि ड्राउट आ रहा है, सूखा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो इसका बचाव कर सकते हैं। कास्ट सिस्टम अलग चीज है, तो इसका मतलब ये इसी पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये जो दिख रहा है कि why were the people unable to solve the problem, absence of willpower, they are indifferent to, they lack knowledge and the means to solve the problem। तो ये जो थर्ड है ये बेहतर ऑप्शन इसमें आ रहा है। अब तो पैराग्राफ से चलेगा, ये तो 3 क्वेश्चन लगभग बन गया। एक्सकेवेटेड मींस, एक्सकेवेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेट ये भी वर्ड मीनिंग का क्वेश्चन हो गया। एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेटेड मतलब क्या होता है, खनन करना। एक्सकेवेट को तो खनन करना, खोदना। तो टू फिल, टू मेक केव्स, टू डिग, टू फ्लड। तो एक्सकेवेटेड, तो ऐसे इसका टू मेक केव्स में खुदाई करने में केव्स भी बन जाता है। टू डिग ये भी बेहतर है। तो मतलब 2 और 3 में से अब पैराग्राफ देखना बना हुआ है कि किसकी गुफा बनाने की बात कर रहा था, खुदाई की बात कर रहा है, इससे बेहतर यहाँ पे टू डिग है। एक्सकेवेट का मतलब डिग, खोदना, सबसे ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो ये तो मेरे ख्याल से 4 के चारों क्वेश्चन जो है बिना पैराग्राफ में गए बन गए। ये चारों क्वेश्चन पैराग्राफ में गए बिना बन गया, पैराग्राफ की जाने की जरूरत भी नहीं थी। देखते हैं कि अब क्या हम जो बिना पैराग्राफ देखे चारों क्वेश्चन बनाए, क्या चार देखा। एक पैराग्राफ ऐसा मिला, इससे पहले भी एक पैराग्राफ मिला जिसमें 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं, मतलब 3-4 पैराग्राफ हमारे ऐसे मिले। 2 तो हमेशा मिल जाता है, 11 सेट हम लोग कहते हैं 2 क्वेश्चन तो हमेशा ही मिल जाता है, किसी किसी पैराग्राफ में 3 भी मिला, और इस पैराग्राफ के तो चारों क्वेश्चन बन गए, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत भी नहीं। इंडिया इज चीफली एन एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि प्रधान देश है। द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, खेती जो है क्रॉप्स की
वो कैसे कहाँ रिप्लाई करेगा? प्रॉपर थ्रू आउट द ईयर, के सालों भर क्या है उचित मात्रा में पानी रहे। सिंस ओल्डन टाइम अपर कंट्री, पुराने समय से लार्ज पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री हैव सफर्ड फ्रॉम ओकेजनल पीरियड्स ऑफ टू मच रेन एंड दोज ऑफ ड्रॉट। मैंने यही कहा था ना, यही अगला क्वेश्चन का आंसर से लग गया था कि यही बात करा कि बहुत समय से हमारे जो कई देश के हिस्से हैं वो या तो क्या होता है, कभी ज्यादा बारिश, कभी कम बारिश, कभी सूखा, कभी अकाल, ये आता ही रहता है। ड्रॉट का मतलब क्या है? अकाल, सूखा। पीपल हैव नोन दैट इफ सरप्लस फ्लड वाटर कुड बी स्टोर्ड अवे फॉर यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। पीपल हैव नोन दैट इफ सरप्लस फ्लड वाटर कुड बी स्टोर्ड अवे फॉर यूज ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। कि अगर लोग ये जानते, लोगों को पता होना जाने कि ये जो सरप्लस वाटर है इसको हम स्टोर कर सकते हैं, दूर जमा कर सकते हैं ड्राई सीजन के लिए, दीज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। कि अगर तो ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। इसका मतलब लोग को पता नहीं था कि इसको स्कोर भी कर सकते थे। अनफॉर्चुनेटली दे हैड नाइदर द नॉलेज नॉर द मींस टू डू मच। दुर्भाग्य से उनके पास ना तो ज्ञान था कि कैसे पानी को जमा करके रखा जाए, और ना ही इनके लिए कुछ ज्यादा साधन था, मींस भी नहीं था। वट एवर लिटिल दे न्यू, जो थोड़ा बहुत जानते थे, दे ट्राई टू पुट इनटू प्रैक्टिस, करने की कोशिश किया उन्होंने। दे डग कैनल्स टू ड्रेन वाटर, उन्होंने क्या किया? कैनल्स, नहर की खुदाई की। फ्रॉम पेरेनियल रिवर्स, जो हमेशा बहने वाले नदी थे उनसे। दिस वाज है, अब यहाँ दे डग, डग खुदाई करना। दिस वाज हैवी एंड एक्सपेंसिव वर्क, ये काफी भारी काम था, और एक्सपेंसिव, काफी महंगा भी काम था। एंड प्रैक्टिकेबल ओवर ओनली अ स्मॉल एरिया, कुछ दूर तक ही इसको कर सकते थे। लार्ज टैंक्स वर एक्सकेवेटेड, इसलिए कि बड़े बड़े टैंक्स, तालाब खोदे गए। एंड स्मॉल डैम्स बिल्ड टू होल्ड बैक फ्लड्स, और बड़े डैम भी बनाए गए छोटे मोटे, ताकि पानी को हम क्या करें, रोक कर रख सके। बट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग ऑन अ कंट्री वाइड स्केल, लेकिन पूरे देश व्यापी लेवल पर ऐसा कुछ कर नहीं पाए। तो चारों क्वेश्चन का आंसर बन गया हमारा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं थी इसमें पैराग्राफ में। पहला हमने देखिए थ्रू आउट द ईयर कर दिया था वर्ड से ही। सेकंड क्वेश्चन, इट हैज सफर्ड फ्रॉम अपीयरेंस, पहले कर लिया था। तीसरा मैंने क्या कहा था कि ये बता रहा देखना लॉक, यही कहा था मैंने कि इसमें इसी से हमें पता चला था कि दूसरा का ऑप्शन क्या है, कास्ट सिस्टम नहीं हुआ। इसी ऑप्शन से, चारों ऑप्शन से पता चला कि कास्ट प्रॉब्लम वाली अगर समस्या होती तो ऐसा ऑप्शन नहीं होता, ऑप्शन कुछ अलग होता। और इसमें एक्टिवेट का मतलब डिग, ये किया ही था। चारों क्वेश्चन बन गए, पैराग्राफ में जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा पैराग्राफ में जाओ, हमेशा पैराग्राफ में के ऑप्शंस में जाओ, क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा, हमेशा बनेगा। अब दो क्वेश्चन है, दोनों में एरर ढूंढना है। फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस। एरर किसमें भाई? द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज बैड एंड अनलाइकली टू इंप्रूव इन द नियर फ्यूचर। कि आर्थिक स्थिति जो हमारे देश की है वो खराब है, और अनलाइकली, लगता नहीं, अनलाइकली का मतलब क्या है कि लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में सुधरेगा। इन द नियर फ्यूचर, कि निकट भविष्य में सुधरेगा, ऐसा लगता नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और ऐसा लगता नहीं है कि निकट भविष्य में ये सुधरने वाला है। ऐसा लगता नहीं है कि निकट भविष्य में यह सुधरने वाला है। तो एरर है इसमें ए पार्ट में। दो वर्ड है, इसको कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स या होमोनिम्स प्रोनाउंस। एक है इकोनॉमिक और एक है इकोनॉमिकल। हालांकि मैंने ये वर्ड करवा रखा था जब मैं वोकैब का क्लास करवा रहा था डिफेंस एकेडमी पर, तो मैंने ये करवा रखा था इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? किफायती, कंजूसी से काम करने वाला। और इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो यहाँ तो इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब अर्थव्यवस्था से संबंधित बात हो रही है ना, अर्थव्यवस्था से। तो अर्थव्यवस्था से संबंधित बात हो रही है, तो उसकी मीन्स क्या होती है? इकोनॉमिक, ना कि इकोनॉमिकल। यहाँ गलती क्या होनी चाहिए? एल नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक, और इकोनॉमिकल का मतलब है कंजूस, किफायती। तो हम यहाँ कंजूस या किफायती कहना चाहते हैं, कंजूस या किफायती कहना चाहते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ आर्थिक कंडीशन कहना चाहते हैं। तो आर्थिक कंडीशन के लिए इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिकल नहीं होता। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफायती या कंजूसी।
ठीक है, तो ए पार्ट में एरर था, ये मिसयूज ऑफ वर्ड हुआ। नेक्स्ट क्या रहा है, ही फेल heavily and this caused him great injury. He fell heavily and this caused him great injury. He fell heavily and this caused him great injury. क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? एक मिनट में तो अपनी चाय ठीक कर रहा हूं। चाय की तैयारी। समझ में यह बात, इसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर दे रखा है, फिर इसको ठीक समझना। इंजरी जो है नॉर्मली नॉर्मली इंग्लिश में इंजरी जो है वो काउंटेबल नाउन में आ जाता है, इंजरी के साथ एन लगाता है, ये हम लिखते भी हैं, एड एन इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू एन इंजरी, एड इंसल्ट टू एन इंजरी, जिसको हिंदी में कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, एड इंसल्ट टू एन इंजरी। तो इसलिए, और उसके पहले उसके साथ ग्रेट लगा, तो ग्रेट लगाने के बाद तो और आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, इसे हम कहते हैं स्लिप। तो गुड स्लीप नहीं कहते, एक गुड स्लीप कहते हैं, गुड हेल्थ, तो सिर्फ गुड हेल्थ नहीं कहते, एक गुड हेल्थ। साउंड स्लीप तो अ साउंड स्लीप, मतलब एडजेक्टिव लगा दिया तो वैसे भी ए लगा देना चाहिए फिर इस तरह के अनकाउंटेबल नाउन में। तो कॉज हिम अ ग्रेट इंजरी, क्या होना चाहिए था, कॉज्ड हिम अ ग्रेट इंजरी, कॉज्ड हिम अ ग्रेट इंजरी, ही फेल हेवीली एंड दिस कॉज्ड हिम अ ग्रेट इंजरी, कि बहुत बुरी तरह से गिरा। इसका मीनिंग क्या है, बहुत बुरी बुरी तरह से गिरा और उसको बहुत इंजरी हुई। तो इंजरी के पहले जनरली ए लगता है और एन लगता है, ये देख लीजिएगा आर्टिकल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, neither of these two documents support your claim on the property। ये तो मैंने प्रोनाउन में करवा रखा है, अगर आप ध्यान दें प्रोनाउन चैप्टर को पढ़िएगा तो प्रोनाउन चैप्टर मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, प्रोनाउन चैप्टर में क्वेश्चन करवा रखा है, जो क्लास टेस्ट लेता हूं मैं उसमें एक क्वेश्चन है। तो क्या बता रखा था, प्रोनाउन चैप्टर पढ़िएगा, उसमें बता रखा है जहां नाइदर और आइदर आए तो दो चीजों को चेक करने के लिए बोला था, या तो सबसे पहले वर्ब को चेक कीजिए और दूसरा नंबर ऑफ नाउन्स को चेक कीजिए कि नाउन के नंबर कितने हैं। सबसे पहले क्या चेक करना है, वर्ब को, फिर नाउन के नंबर को चेक करना है। तो नाइदर आइदर के साथ नाउन दो होना चाहिए, तो दिस टू डॉक्यूमेंट्स यानी नंबर तो सही है। अब दूसरी बारी किसकी बात आई, वर्ब की चेक करते हैं।
नाइदर आइदर ईच के साथ हमेशा वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ सपोर्ट में क्या है, एस लगा हुआ नहीं है, सपोर्ट में एस नहीं लगा, इसका मतलब V1 है, V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, तो क्या करना है, सपोर्ट्स। ठीक है, डोलफुल, डोल फुल, choose the word opposite the meaning to the given word। अपोजिट, उल्टा मीनिंग कौन है इसमें, डोलफुल का अपोजिट मीनिंग कौन है, उल्टा मीनिंग कौन है, डोलफुल का अपोजिट मीनिंग कौन रख रहा है, डोलफुल, डोलफुल का अपोजिट क्या मीनिंग, ये चारों का मीनिंग पता है पहले, जो ऑप्शन में चारों इसका मीनिंग पता है। मॉर्नफुल का मतलब क्या होता है, शोक, शोक, शोक संदेश होता है ना, शोक विलाप करते किसी मरने वरने पर। सॉरोफुल का तो मतलब दुखी हुआ, चीयरफुल का मतलब खुश, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। तो डोलफुल का मतलब क्या होना है, डोलफुल, तो डोलफुल का मतलब होता है एक्चुअली दुखी। तो दुखी की बात करें तो फिर मॉर्नफुल और सोरोफुल तो दोनों क्या हुआ, सिनोनिम्स हो गए। ब्यूटीफुल का मतलब क्या हो गया, खूबसूरत। फिर आंसर बचा क्या, अपोजिट ढूंढना था, चीयरफुल, क्योंकि ये दोनों तो सिनोनिम्स है। मॉर्नफुल और सोरोफुल जो है वो डोलफुल का सिनोनिम्स है, क्योंकि डोलफुल का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, डोलफुल। तो सोरोफुल मॉर्नफुल दोनों वही है, शोक संताप दुख सब एक जैसे। ब्यूटीफुल का मतलब खूबसूरत, चीयरफुल का मतलब आनंदित। तो दुख विलाप का उल्टा क्या होगा, खुशी आनंद, तो क्या होना चाहिए, चीयरफुल। पेंचेंट, क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढिए। पेंचेंट, सिनोनिम्स, पेंचेंट सिनोनिम्स, पेंचेंट सिनोनिम्स। चारों का मीनिंग पहले क्लियर है। डिसलाइक का मतलब क्या, डिसलाइक का मतलब क्या, नफरत करना, पसंद ना करना। डिजेबिलिटी, डिजेबिलिटी का मतलब अयोग्यता, असमर्थता। लाइकिंग, पसंद। एंटीपैथी, घृणा या नफरत। ढूंढना क्या है, सिनोनिम्स, क्या कर रहा है, डिसलाइक, नफरत, डिजेबिलिटी, अयोग्यता, लाइकिंग, पसंद, और एंटीपैथी, घृणा या नफरत। तो पेंचेंट का तो पहले मीनिंग पता होना चाहिए कि पेंचेंट का मीनिंग होता क्या है, पेंचेंट का मीनिंग है क्या। तो पेंचेंट का जो मतलब होता है वो जैसे तो पेंचेंट डिजायर, तो किसी चीज के प्रति जो बहुत मजबूत चाहत होती है उसको कहते हैं पेंचेंट। तो क्या होना चाहिए था, सिनोनिम ढूंढना था, सी, यही आंसर आप लोग का भी है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कोरेस्पोंडेंट, कोरेस्पोंडेंट,
अगर उच्चारण भी ठीक से करेंगे तो आप ढूंढ लेंगे स्पेलिंग इसका सही कौन सा। कॉरस्पॉन्डेंट कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऐसा स्पेलिंग इससे पहले भी आ चुका है, पहले भी आया इससे। कॉरस्पॉन्डेंट, कॉरस्पॉन्डेंट बहुत यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है और हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। काफी मैथमेटिक्स में तो कई बार आपने देखा होगा कॉरस्पॉन्डेंट, कई बार देखा होगा कॉरस्पॉन्डेंट। मिला क्या? क्या लग रहा है? कॉरस्पॉन्डेंट। डी ऑप्शन है, ठीक है, डी कॉरस्पॉन्डेंट को और एस से ये बहुत क्लोज दिया था ए और एन टी, तो डी एन टी कॉरस्पॉन्डेंट, कॉरस्पॉन्डेंस कॉरस्पॉन्डेंट। people at a religious gathering, people at a religious gathering, people at a religious gathering, मतलब कोई धार्मिक काम के लिए लोग जमा होते हैं उसको क्या कहते हैं? हालांकि ये वर्ड मैंने कलेक्टिव नाउन में करवा रखा है, कलेक्टिव नाउन में। मॉब का मतलब तो कोई भी भीड़ कहीं इकट्ठा हो गया तो हो गया, क्राउड भीड़ है। कॉन्ग्रीगेशन कलेक्टिव नाउन में साफ साफ करवा रखा है, कलेक्टिव नाउन को देखिएगा, कलेक्टिव नाउन में लिखवा ही रखा है। काहे भाग रहे हो भाई? कलेक्टिव नाउन में साफ साफ एग्जाम्पल में ही करवा रखा है कि जो किसी धार्मिक काम के लिए लोग जो इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन। क्या कहते हैं उसको? कॉन्ग्रीगेशन। To make a mountain out of molehill, to make a mountain out of a molehill, इसको नॉर्मली हिंदी में कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, तिल का तार बना देना। To make a mountain out of a molehill, to make a mountain out of a molehill, राई का पहाड़ बना देना, तिल का तार बना देना, बात का पतंगर बना देना, ये सब बोलते हैं इसको। To make a mountain out of molehill। आज मेरे बैटरी खत्म होने की संभावना है, बीच में कहीं खत्म ना हो जाए इसलिए मैं डरता रहता हूँ क्योंकि सेल कम दिखा रहा। मैंने ध्यान दिया नहीं क्लास शुरू होने से पहले, तो कहीं बैटरी बीच में खत्म ना हो इसलिए बार बार मैं देखता रहता हूँ। तो क्या, मेक एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल थिंग, टू गिव इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, टू गेट इनटू ट्रबल, टू सी अ थिंग विथ प्रेजुडिस्ड माइंड, कि किसी चीज को पक्षपात से देखना, टू गेट इनटू ट्रबल मुसीबत में पड़ जाना, टू गिव इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स कि छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना, टू मेक एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल थिंग कि छोटी चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा लेना, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। तो इसका मतलब अभी हिंदी में बात करें तो क्या कह रहे थे कि राई का पहाड़ बना देना, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद करना, तिल का तार बना देना, यही होता है। तो अगर इस हिसाब से हम मीनिंग लेके चले तो क्या होगा कि बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ही क्या कर लेना, तू मैं कर लेना, यानी किसी छोटी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना। तिल का तार बनाने का यही मतलब कि छोटी बात है उसको, और ये नेगेटिव सेंस रखता है। टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल कोई पॉजिटिव सेंस नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंस होता तो हम क्या कर लेते, ये करते, मेक एडवांटेज ऑफ स्मॉल थिंग, पॉजिटिव सेंस होता था। ये नकारात्मक मीनिंग देता है, नकारात्मक मीनिंग देता है। इसका मतलब ये है कि इसका पॉजिटिव में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब कोई छोटी छोटी बातों को बिगाड़ दे और खराब कर दे, एकदम छोटी सी बात है उसको बिगाड़ के एकदम खराब कर दे, तब हम लिखते हैं मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल। यानी कि कोई अच्छी सी बात, एक छोटा सा चांस मिला और उससे बहुत अच्छा कर गया तो उसको नहीं कहते मेक अ माउंटेन। इसलिए मीनिंग का भी ध्यान रखना है। मेक ए माउंटेन ऑफ मोल हिल का मतलब हमेशा किसी छोटी बात को बहुत खराब कर देना, जो छोटी सी बुराई है उसको बहुत ज्यादा खराब कर देना, यानी कि छोटी सी अच्छाई को बहुत अच्छा कर देना।
ये नहीं होता मेक एन माउंटेन ऑफ मोल हिल का मतलब होता है छोटी सी बुराई को बहुत खराब कर देना। ये होता है मेक, यानी खराब स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर देना। क्या होता है? खराब स्थिति को बहुत ज्यादा खराब कर देना, ये सेंस होता है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल का। तो इसलिए 12 का बी, 12 का बी। माई मदर सेड टू मी विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। तुमको बहुत खुशी, देखिए लाइफ भी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसमें एडजेक्टिव जो रहा हैप्पी प्रॉस्पेरस तो ये लगा दिया ना, जैसा भी मैंने इंजरी में लगवाया था। तो माई मदर सेड टू मी विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। माई मदर, तो विश किया तो पहले विश ही होगा। विश्ड मी, विश्ड मी, उसके बाद इसमें टोल्ड आ गया, इसमें विश्ड आई शुड बी लिविंग अ हैप्पी लाइफ, enjoy a happy and prosperous life, should lead a happy and prosperous life. My mother wished me a happy and prosperous life. शॉर्ट इस तरह का सेंटेंस मैंने नरेशन बनवाने के रखा, लिखा ही सेड टू मी थैंक्स, ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। इस तरह के कई सेंटेंस बनवा रखे, तो उस सेंटेंस के हिसाब चले तो क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा फर्स्ट। कई सेंटेंस बनवा रखा है ना, ढेर सारे सेंटेंस बनवा रखे थे मिसलेनियस में। क्या ही थैंक्स मी का क्या था? ही थैंक्ड मी। ही सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, तो क्या करवा रखा था? ही कांग्रेचुलेटेड मी। बहुत। ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर। He said to me happy new year, क्या था? He wished me a happy new year, he greeted me a happy new year, करवा रखे थे ना। Change into active voice. Ideas are generated by group discussions. इसका मतलब ये क्या है? R के बाद V3 है, ये जनरेटर का G स्मॉल होना चाहिए था, दिस कैपिटल जनरेटेड। तो आइडियाज आर जनरेटेड बाय ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस करते तो नए नए आइडियाज आते हैं। बनाइए, दो बात का ध्यान रखना है। एक तो आइडियाज है, तो आइडियाज से शुरू नहीं हो सकता, जो जो ऑप्शन शुरू होगा आइडियाज से वो सारा खत्म है। एक भी नहीं शुरू हुआ तो अच्छी बात है। उसके बाद आर प्लस वी थ्री है इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हो सकता है, V1 V5 में से ही कोई एक हो सकता है। V1 V5 के अलावा अगर कोई दूसरा है तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। देखो इसमें V1 V5 किधर है, तो ग्रुप डिस्कशन जनरेटेड, V2 हो गया, कहानी खत्म। हमें V1 या V5 यानी जनरेट या जनरेट्स, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? जनरेट V1 है, तो ग्रुप डिस्कशंस जनरेट V1 आ गया, यही हो गया। इसमें हैव हो गया, कहानी खत्म है। ग्रुप डिस्कशंस जनरेट्स, इसमें क्या है कि जनरेट्स है तो ये क्यों नहीं होगा? तो इसमें क्या दिक्कत है भाई कि ये ग्रुप डिस्कशंस है, तो इसका ग्रामर ही गलत हो गया। क्या ग्रामर हो गया? सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब सिंगुलर हो गया। तो अगर ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो जनरेट्स करते, सब्जेक्ट प्लूरल तो जनरेट नहीं। अब तो जनरेट और जनरेट्स का मतलब दोनों तो नहीं होगा, एक ही कोई होगा। अगर प्लूरल वर्ब होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट तो जनरेट होगा, और सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सिंगुलर वर्ब होगा। ये तो डिस्कशंस था, इसके साथ जनरेट्स हो ही नहीं सकता था, जनरेट होना चाहिए था। इसलिए हमारा क्या होगा? सेकंड, 14 का सेकंड, 14 का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। The students had a tussle with the words, tussle over the words, tussles for the words, क्या होगा? The students had a tussle. टसल का मतलब क्या होता है? झगड़ा, रस्सा कसी इसको कहते हैं टसल। रस्सा कसी झगड़ा, बहस, तो क्या करे? रस्सा कसी, झगड़ा, बहस, क्या हो? क्या? टसल, झगड़ा, रस्सा कसी, धींगा मुस्ती, मारपीट, जो भी कर टसल। बहुत बहुत सुना होगा टशन, टशल, ये सब वर्ड तो ऐसा जो डे टू डे लाइफ में लोग सुनते ही रहते हैं, हाँ? अक्सर मिलता रहता है टशल, टशल, टशन भी होता है, टशन भी बोलते रहते हैं। टशन थोड़ा सा अलग वर्ड है। टसल मतलब होता है छीना झपटी, धक्का मुक्की, लपट झपट। फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट में तो नहीं होता, फुटबॉल में ज्यादा होता है, हॉकी वगैरह में होता है, टेनिस वेनिस वो उसमें भी होता है। कौन सा होता है? कौन सा टेनिस कहते हो? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में नहीं होता, फुटबॉल में सबसे ज्यादा।
कुश्ती में। तो टसल का सिंपली इसमें प्रीपोजिशन ढूंढना था। टसल का क्या ढूंढना है? प्रीपोजिशन। तो टसल, द स्टूडेंट्स हैड अ टसल, तो मतलब क्या है कि शब्दों को लेकर, शब्दों के लिए क्या था? विवाद। तो टसल के साथ और किसी चीज के लिए अगर होता है विवाद, किसी चीज के लिए, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? फोर लिखते हैं। जैसे टसल, जैसे कोई बच्चा है, गेंद छीनने के लिए बात हो रही है, तो शब्दों के लिए अगर हो रहा है तो टसल फोर। किसी चीज के लिए अगर बहस होती है, किसी चीज के लिए अगर चर्चा होता है, तो उसके लिए क्या है? टसल फोर। और आपस में ही अगर करते हैं, आपस में अगर डस तो टसल विथ, जब टसल फोर भी है, तो जिस चीज के लिए लड़ झगड़ रहे हैं टसल फोर है, जिसके साथ लड़ झगड़ रहे हैं उसके साथ टसल विथ। तो आपस में तो नहीं लड़ रहे, आपस में तो नहीं लड़ रहे, तो टसल अगर आपस में लड़ते तो क्या होते हैं? विथ। आपस में किसी चीज के लिए लेकर, शब्दों को होता है कि ये सब सही है, वो सब सही है, कुछ कहेगा, सब कहेगा, कोई दूसरा कहेगा, कोई तीसरा कहता है। तो इस तरह से शब्दों को लेकर झगड़ रहे, तो जिस चीज के लिए झगड़ रहे, गेंद के लिए झगड़ रहे, टसल फोर। देखो, प्लेयर्स आर टसलिंग विथ ईच अदर फॉर बॉल। Players are tussling with each one another for the ball. नेक्स्ट है, ये तो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस बता रखा है, मी आई वुड हेल्प हेल्प की। कंडीशनल सेंटेंस तीन बता रखे थे, तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस होता है जो पूरा ही नहीं हो सकता, और एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस होता है जो पूरा हो सकता है, और एक ऐसा कंडीशनल सेंटेंस हो सकता है होता है जो कि पूरा हो सकता था लेकिन पूरा हुआ नहीं। पूरा हो सकता था लेकिन पूरा हुआ नहीं, एक तो पूरा ही नहीं हो सकता है। तो अगर इधर वुड प्लस हैव है, तो कंडीशन में हैड प्लस वी थ्री से काम चल सकता है। तो हैड प्लस वी थ्री किधर है? एक इधर है, एक इधर है। इसमें हैड है, उसके बाद आस्क लिख दिया, तो ऑप्शन ग्रामर ही गलत है। इफ ही आस्क सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब्स प्लूरल हो गया, तो ऐसे ही गलत है। ही आस्क तो हो ही नहीं सकता है, हैड के साथ वी थ्री, ये दोनों तो ऑप्शन ही गलत है। ही हैड आस्क्ड, कंडीशन बता रहे, कंडीशन वाला वर्ड भी होना चाहिए था। तो कंडीशन में दो बातें बताई थी कि या तो इफ से शुरू करते हैं या फिर हैड से शुरू करते हैं। तो अगर इसी को हम लिखते हैं हैड ही आस्क्ड, तो फिर दिक्कत हो जाती, तब दिक्कत हो जाती। और ये भी ध्यान रखना कि हैड ही आस्क्ड होता और इफ ही हैड दोनों होता, तो फिर हैड ही आस्क्ड को हम चुनते। ध्यान रखना, ये पता कंडीशन सेंटेंस में बता रखा मैंने कि इफ ही हैड और हैड ही अगर हो, तो हैड ही वाले को ज्यादा बेटर मानते हैं। पता कंडीशन सेंटेंस में मैंने बता रखा है। तो चलिए, इसमें तो हैड ही तो है ही नहीं, तो इसको तो चुनने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इफ है ही नहीं शुरू में, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर हमारा ऑप्शन क्या बचा? इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इफ ही हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हिम, कि अगर उसने मुझे कहा होता तो मैंने उसकी मदद। इसका मीनिंग क्या? अगर उसने मुझे कहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती। अगर उसने मुझे कहा होता तो मैंने उसकी मदद की होती। रोहन इज देन सोहन, बट इन हाफ ईयरली एग्जाम ही गॉट लेस मार्क्स देन दोज ऑफ सोहन। कि रोहन इज मच वाइजर देन सोहन, वेरी मच वाइज, वेरी वाइजर, मोर वाइज, क्या होगा? तो डिग्री जब मैं पढ़ा रहा था, तो डिग्री में मैंने बताया था कि जैसे देन का इस्तेमाल किया तो कॉम्परेटिव डिग्री होगा। तो वेरी मच वाइज, ये तो कॉम्परेटिव हुआ ही नहीं भाई, कहाँ भाग जाता है भाई, ये तो गड़बड़ बात है। टिक लगाना मैं भूल गया था। तो डिग्री में क्या बता रखा था? क्या इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि डिग्री में मैंने ये कहा था कि जैसे देन का इस्तेमाल हो तो कॉम्परेटिव का होना जरूरी है। तो कॉम्परेटिव डिग्री हुआ ही नहीं ना। वेरी वाइजर, मच वाइजर, मोर वाइज, जो एक या दो लेवल का होता है उसके साथ तो मोर लगता ही नहीं है, तो ये तो दो ऑप्शन ही गलत हो गए। अब बचा कि वेरी वाइजर, तो वेरी यूज नहीं करते, कॉम्परेटिव डिग्री के साथ वेरी यूज नहीं करते। अगर ज्यादा बताना भी हो तो वेरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर ज्यादा बताना तो किसका इस्तेमाल करते हैं? मच का। तो बचा ही ऑप्शन हमारे पास क्या? एक ही ऑप्शन बचा, मच वाइजर। तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। द न्यू कंपनी will grow money double in the new company will grow money double in 3 times and a half, 3.5 times, 3 times and a half, 3.5.
इन 8 years, कि साढ़े 3 गुना कर देगा वही पैसा 8 साल में। बहुत ऐसे ऐसे कंपनी फंड आते रहते हैं, बहुत सारे फंड, बहुत सारे ऐसे कहानी होती रहती है, बहुत सारे का पैसा इसमें डूबा है इस तरह की बातों में। खैर, तो ये भी नंबर चैप्टर मैंने बता रखा है कि फ्रैक्शन को कैसे बनाते हैं, बता रखा है नंबर चैप्टर में। क्योंकि ऐसे जो जो चीज देखिए, जो जो चीजें बताइए सबसे क्वेश्चन आता है ना कहीं कभी ना कभी क्वेश्चन आता है। तो उसमें क्या बताया था, क्या बताया था कि 3.5 times, 3.5 times, इसमें दोनों रूल चलता है, इसमें दोनों रूल चलते, दोनों रूल क्या चलता है कि ये जो चीजें होती है 3 times and a half, 3 times and a half, ये भी अलाउड होता है, ठीक है, 3 times and a half ये भी अलाउड होता है, और 3.5 times ये भी अलाउड होता है। लेकिन 3.5 किसी चीज को अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में ये ज्यादा चलता है। और समय की जब बात करते हैं 3 घंटे 3.25 घंटे, तो उसका जो ये वाला फॉर्म ज्यादा चलता है, यहाँ समझ रखना है कि फॉर्म ये भी सही है, फॉर्म ये भी सही है। लेकिन मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन वाला होता है 3 गुने 3.5 गुने 4.5 गुने, तो उसके लिए ये फॉर्म ज्यादा बेहतर माना जाता है। और वैसे ड्यूरेशन बताना कि 3.5 घंटे 3.25 घंटे 4.25 घंटे, तो उसके लिए जैसे हम कहते हैं 3.25 महीने, तो हमने कहा 3 months and a quarter। नंबर चैप्टर में बता रखा है, जाके इसको देख लीजिएगा फिर से, अगर दिख समझ में ना आए तो। दोनों चीज बता, दोनों सही होता है, तो बता रखा था। टाइम वगैरह बताने के लिए ये बेहतर है, और मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बताने के लिए ये बेटर है। तो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से चले 3.5 times, ये ठीक है, बेटर है, तो सही दोनों है। और ऐसे क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, मान लो कि आपने ये सही किया, उसने ये गलत सही कर दिया, या उसने ये किया और आपने ये कर दिया, या आपने ये किया है उसने ये कर, कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करे, या उसी ने ये कर दिया आपने ये कर दिया, तो भी चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा भी भाई, ये भी तो अलाउड है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में यही ज्यादा चलता है, तो बेटर ये है कि ये करके आना, मैथमेटिक्स में ऐसा ही चलता है। Read the sentences, find out which of the four combinations is correct। तो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें सही कौन सा है? Indian cities are facing an enormous disparity between, enormous होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, enormous disparity between demand and supply of vital services and infrastructure, okay। Water supply, waste disposal, transport, power, housing and sanitation are some of the areas of concern, very good। We have to aggressively work at enhancing both our physical and social infrastructure, ठीक है। Infrastructure is not just about roads, drains and water supply. Housing, schools and hospitals also form the fabric of our social infrastructure. This requires huge investment। अच्छा, करना क्या है कि ये जो S और B है, ठीक है, इसके बीच में ये 4 अरेंज करना, जानबूझ के धोखा देने के लिए S और B के बीच में ये 4 अरेंज करना है। P किसको, सॉरी, A और B के बीच में ये P Q और S 4 को अरेंज करना, A और B। तो पहला सेंटेंस तो दिया हुआ, इंडियन सिटीज आर फेसिंग एन इनॉर्मस डिस्पैरिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाइटल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट भी दिया हुआ है, तो अब इससे मैच करते हैं, ए से कौन सा मैच करता है, कि पी मैच करते हैं, वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, पावर, हाउसिंग एंड आर सम ऑफ द एरियाज ऑफ कंसर्न, ठीक है, इससे हो सकता था पी से, ओके। क्यों क्या करा, वी हैव टू एग्रेसिवली वर्क एट एनहांसिंग बोथ आवर फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। तो 2 ऑप्शन हमें पी से दे रखा है और 2 ऑप्शन हमारे पास क्यू से दे रखा है, 2 ऑप्शन पी से दे रखा है, 2 क्यू से दे रखा है। और इसका स्पेलिंग ठीक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट roads, drains and water supply। अब इसमें देखिए, ये फ्रॉम की जगह फॉर्म होगा,
तो इस दोनों से पता चलता है कि आर जो होगा उसके तुरंत बाद एस हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये दोनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट जस्ट अबाउट रोड्स, ड्रेन्स एंड वाटर सप्लाई, हाउसिंग, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आल्सो फॉर्म द फैब्रिक ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आर के तुरंत बाद एस ज्यादा अच्छा। तो आर के बाद देखिए एस किस ऑप्शन में है, आर के बाद एस एक तो इस ऑप्शन में है और आर के बाद एस इस ऑप्शन में है। तो इसलिए पहले हम लोग को इस ऑप्शन को पढ़ के देखना चाहिए या इस ऑप्शन को पढ़ के देखना चाहिए। पी वाला पढ़ते हैं कि वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, ट्रांसपोर्ट, पावर, हाउसिंग एंड sanitation are some of the areas of concerns. Are infrastructure not just about roads, drains and water supply. As housing, schools and hospitals also form the fabric of social structure. Q, we have to aggressively work at enhancing both our physical and social infrastructure. This requires, अब देखिए जब ये last Q से last होना चाहिए क्योंकि this requires huge investment. So we have to aggressively work at enhancing our physical और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, तो उसमें पैसा चाहिए ना, इसका मतलब क्यू से लास्ट होना चाहिए था। तो क्यू से लास्ट हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो रहा है, बस एक ही ऑप्शन, यही ऑप्शन लास्ट हो रहा है, यही बन गया, सारे ऑप्शन इसी में फिट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आर के बाद एस की बात हुई, फिर दूसरी बात क्यू से लास्ट होना चाहिए था, क्यू से लास्ट होना चाहिए। क्यू से लास्ट हमारा क्या हो, क्योंकि ये जो है वी हैव टू अग्रेसिवली वर्क एट एनहांसिंग आवर बोथ फिजिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इसके लिए तो पैसा चाहिए ना भाई, इसका तो क्यू के तुरंत बाद क्या है, बी होना चाहिए था, यानी क्यू से लास्ट होना चाहिए था, तभी बी फिट बैठेगा। तो क्यू लास्ट में सिर्फ इसी एक ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं हमेशा कि पहले से यानी इसको, इस वाले पार्ट को जब ऐसा हो तो फर्स्ट पार्ट को ए से मिला के देख लेना चाहिए और क्यू वाले पार्ट को लास्ट से मिला के देख लेना चाहिए। ये भी काम सबसे आसान करता है। जैसे अगर हम लोगों ने इसको पहले भी कर लिया होता कि हम देखते कि ये आर है इससे मैच कर रहा है क्या, ये पी है इससे मैच कर रहा है क्या, ये क्यू है इससे मैच कर रहा है क्या, ये पी है इससे मैच कर रहा है, तो इससे बन जाता है, इससे बन जाता है। या फिर अगर हम इससे मैच करते ए है तो भाई ए पी ए से मैच कर रहा है क्या, या क्यू जो है वो ए से मैच कर रहा है, यानी जो बात क्यू ए में कही गई वही बात क्यू में है क्या, जो बात ए में कही गई वो पी में है क्या, जो बात ए में कही गई वही बात क्यू में, इससे बनता है, इससे भी बन जाता है। What is verb form of place? प्लेस का वर्ब फॉर्म क्या है, तो प्लेस मतलब क्या होता है, जगह। तो प्लेस का वर्ब फॉर्म क्या होगा, प्लेसिफाई, नथिंग, प्लेसाइज। तो भाई प्लेस एक ऐसा वर्ड है जो सेम फॉर्म में नाउन और वर्ब दोनों है। तो प्लेस का जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो सेम फॉर्म में नाउन वर्ब, जैसे बैंक है, पेन है, चेयर है, टेबल है, बुक है, ये सब सेम फॉर्म में, चेयर, टेबल, बुक, ये सारा जो है सेम फॉर्म में नाउन भी है वर्ब भी है। बैंक नाउन भी है वर्ब भी है, पेन नाउन भी है वर्ब भी है, चेयर नाउन भी है वर्ब भी है, टेबल नाउन भी है वर्ब भी है, बुक नाउन भी वर्ब भी है, कुक नाउन भी है वर्ब भी है। ठीक है, सेम फॉर्म। और ये हम आपके साथ हमेशा की तरह अच्छे से बनाइए, दिल से बनाइए, मेहनत से बनाइए, हम आपके साथ हमेशा हैं। जय हिंद।